मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था, पर मैंने हमेशा ऊंचे ख्वाब देखे थे। मैंने यही सोचा था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पर मैंने कभी मेहनत करके आगे जाने का नहीं सोचा था। मेरी शुरू से नियत थी कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूँगा, पर फिर रफ्ता रफ्ता जब यूनिवर्सिटी में गया, पढ़ने लगा, तालीम हासिल की, तो मैंने सोचा कि मैं मेहनत करूँगा, नौकरी करूँगा और अच्छी खासी रकम कमाऊँगा, फिर अपना घर बनवाऊँगा। तब किसी अच्छे ख़ानदान में शादी हो गई तो ठीक, वरना ही गरीब लड़की से ही निकाह कर लूँगा। अपने ख्वाब की तामील का पहला ज़रिया पढ़ाई थी। सुबह पढ़ाई पर ही खूब ध्यान देता, शाम को देर तक यूनिवर्सिटी में रहता था। एक दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, सख्त बारिश शुरू हो गई थी। मेरे निकलते निकलते 5 मिनट में बारिश इतनी तेज़ हो गई कि रास्ते में मैं पूरा भीग रहा था। तभी मेरी नज़र दरख्त के किनारे खड़ी एक दिल पर हसीना पर पड़ी। मैंने देखा वे खुद को बचा रही थी, छुपा रही थी। मेरे पास गाड़ी होती तो मैं ज़रूर उसको लिफ्ट देता, पर उस वक्त वह बहुत ज़्यादा मुसीबत में लग रही थी। मैंने देखा कि लड़की की चादर तकरीबन भीग चुकी थी। अगर थोड़ी देर वे और खड़ा रहती तो यकीनन इसके सारे कपड़े और किताबें भी भीग जाती। तभी मैंने सोचा कि मैं जाकर एक बार पूछ लेता हूँ, शायद उसकी कोई मजबूरी हो। मैं करीब गया तो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी सांसें फूली हुई थी। बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने देखा वो मेरी क्लास की ही लड़की थी। ये तो अच्छी खासी अमीर थी, अपनी गाड़ी में आती थी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे? बोली कि अगर तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दो बड़ी मेहरबानी होगी। आज बारिश की वजह से पापा मुझे लेने नहीं आए। इसका नाम आईना था। मैंने कहा अगर मुनासिब समझे तो मेरी बाइक पर बैठ जाओ। लड़की बड़ी सलीके वाली थी, इसने गुनाह के फासले मेरे और अपने दरमियान रखा। दरमियान में अपना बैग रखा और हल्का सा मेरा कंधा पकड़ कर बैठ गई। वो लम्हा मुझे बहुत हसीन लगा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश भी तेज़ हो रही थी। लम्हा लम्हा तेज़ होती बारिश में मैं उसे अपनी बाइक पर बिठाए गीली सड़क पर बाइक को तेज़ रफ्तारी से बढ़ाता जा रहा था। उसकी हल्की हल्की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। वो मुझे रास्ता बताती और मैं बाइक इस तरफ मोड़ देता। शायद यह उसके बैठने की वजह से था कि आज मैं बाइक मामूल से ज़्यादा रफ्तार पर चला रहा था। तकरीबन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक खुली सी कुशादा गली आ गई, जिसमें उसने उतरने का कहा। मैंने देखा वे बहुत शानदार घर के सामने उतरी थी। जैसे ही वे बाइक से उतरी, खुद को संभालते हुए दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। वो अपना वजूद छुपा रही थी, काफ़ी भीग चुकी थी। मैंने नज़रें झुका ली, कहने लगी कि आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तभी इसने घर की बैल बजा दी। एक काम वाली बाई आई, उसने जल्दी से उसे चादर लाने को कहा। काम वाली चादर लेकर आ गई। लड़की ने खुद को अच्छी तरह लपेटा और बोली चलिए जल्दी से अंदर जाएं। मैंने इससे लाख माजरत करना चाहा, पर वो एक सेकंड के लिए भी मुझे छोड़कर अंदर जाने को तैयार नहीं थी। बोली कि आप ज़रूर मेरे साथ चलेंगे, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। मैंने सोचा अगर इतना ज़िद ही कर रही हैं तो मैं इसके अम्मा अब्बा से मिल लेता हूँ। मैं नज़रें झुकाए घर के अंदर दाखिल हुआ। सच बात है कि मैं इस लड़की पर बिल्कुल भी बुरी नज़र रखे हुए नहीं था। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, लड़की ने मुझे अपने बाप, भाई और यहाँ तक कि अपनी माँ से भी मिलवाया। ये सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैं नज़रें झुकाए इन सब के बीच बैठ गया। जाहिर है इन सबको मैं एक शरीफ लड़का मालूम हुआ था। सब लोग मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे थे, शायद कि उनको मैं बड़ा ही अनोखा लगा था। खैर से लड़की के बाप का रवैया कुछ अच्छा नहीं था। लड़की के बाप ने मुझे कुछ पैसे देना चाहे और कहा कि अब तुम चले जाओ, काफ़ी देर हो गई है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने कोई ये सब कुछ पैसों के लिए से घर नहीं छोड़ा था। खैर मैं घर से बाहर निकल आया। वो लड़की अपनी माँ की वजह से मुझे बाहर खुदा हाफिज़ कहने के लिए आई। उसका नाम आईना था। बड़ी खुद अखलाक लड़की थी, पर आज जाने क्या हुआ, आईना की माँ ने भी शायद ये बात पसंद नहीं की थी कि वो मुझे अपने घर लेकर गई थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी। बहरहाल मैं वापस अपने घर आ गया। घर आकर वापस वो लम्हे ना जाने क्यों बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। उसमें कुछ था जो कि शायद मेरे दिल को लग गया था। फिर सोचा कि खामखा मुझे वहम नहीं करना चाहिए। पर अगले दिन यूनिवर्सिटी गया तो वो लड़की आईना लाइब्रेरी में मेरे पास आकर बैठ गई और बोली मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं समझ गया कि ये क्या कहने वाली है। फिर ऐसा ही हुआ, इसने मुझे अपनी पसंदीदा का इजहार कर दिया। बोली कि मुझे तुम जैसे बहादुर और गैरतमंद लड़के ही का ज़िंदगी में इंतज़ार था। मैंने किसी के साथ कभी कोई बातचीत नहीं की, यहाँ तक कि किसी लड़के की किसी फिजूल बात का जवाब भी नहीं दिया। मैं एक अच्छी बाकिरदार लड़के की तलाश में थी। अम्मा अब्बा ने मुझे आज़ादी और इख्तियार दे रखा है।
है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी लड़के से शादी कर सकती हूँ, पर मुझे लड़कों से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं। मुझे आईना की ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा बिल्कुल मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं अपनी अम्मी से बात करूँगा, वो भी तुम्हारे अम्मा अब्बा से बात कर लेंगी। अगर हम दोनों का रिश्ता पसंद आया तो फिर बात पक्की कर लेंगे। चंद लम्हों में हमने इससे इतनी सारी बातें कर ली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इसका चेहरा भी खुशी से धमक रहा था। मेरे हाल वो दिन बहुत खुशगवार था। मैं घर पहुंचा, मैंने अम्मा को सारी बात बताई, मगर अम्मा ने अब्बा को सारी बात बता दी। पर अगले दिन मुझे अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि आयना के वालिद ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बात मुझ पर तो जैसे बिजली की तरह बनकर गिरी थी। पर खुदा का शुक्र मैंने आयना के साथ इतना दिल नहीं लगाया था कि उसे भूलने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, पर आयना ने अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके अब्बा भी मान गए। कहा कि ठीक है, पहले हम लड़के को सेट करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल वो कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रहा। जब तक इसकी अच्छी नौकरी नहीं होगी तब तक वह बहुत मुश्किल में रहेगा और तुमको भी खुश नहीं रख पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे तो तुम्हें चाहिए कि एक अमीर लड़के से शादी करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो हम तुम्हारे पसंद किए गए लड़के को अमीर करने की कोशिश करेंगे। इसके माँ बाप की ये बात इसे अच्छी लगी थी। इसके भाई ने मुझे एक दिन अपने घर बुलाया। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी कि घर में मैं और कोई भी नहीं था। लड़के का नाम अजीज़ था। अजीज़ मुझसे कहने लगा कि हम तुम्हें दुआएं भिजवाएंगे, वहाँ जाकर तुम कुछ अर्सा नौकरी करोगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पढ़ाई छोड़ना होगी। मैंने कहा मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने में 6 महीने रह गए हैं, मैं पढ़ाई मुकम्मल करके दुबई नौकरी करने जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि सारा खर्चा हम उठाएंगे, बस तुम्हें दुबई के लिए रवाना होना होगा, लेकिन इस दौरान शर्त यह है कि तुम आयना से एक भी बात नहीं करोगे और ना ही इसकी तरफ राह और रस्म बढ़ाने की कोशिश करोगे। हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर तुम मुझसे मुखलिस होकर शादी करना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम इससे दूर रहो। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही होगा, और फिर मैंने अगले दिन आयना को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैंने आयना को साफ बता दिया कि जब तक मैं नौकरी करके तुम्हारे काबिल नहीं बन जाता तब तक मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करूँगा। आयना भी इस बात पर खुश हुई, बोली कि ज़रूर ऐसा ही करो, लेकिन मुझसे 2-4 बातें दिन में लाजमी कर लिया करो। तुम्हारे बग़ैर अब मेरा दिल नहीं कटता। मैं पढ़ाई में और ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। आयना की हर बात का भी जवाब देता और जो भी वह कहती मैं करता था, मगर 6 महीने कैसे गुजरे मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। 6 महीनों के बाद मुझे अजीज़ भाई ने वीज़ा और टिकट वगैरह सब मेरे हाथ में थमा दिया। मैं बहुत हैरान हुआ। ज़ाहिर है आयना के ख़ानदान वाले बहुत ताकतवर लोग थे। इस बात की मुझे खुशी भी थी। वैसे तो मैं ये चाहता था कि मेरी शादी ऐसी ही लड़की से हो, पर मैंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की थी। मैंने दुबई का टिकट लिया, अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा बहुत खुश हुई, कहने लगी बेटा ये लड़की तुम्हारे लिए खुशकिस्मत साबित होगी, इसे तुम्हारे रोज़गार की अभी से फ़िक्र है, इसके घर वाले भी तुम्हारे साथ मुखलिस हैं। अब जो भी होगा तुम बहुत अच्छे से मेहनत करना, दिल लगा कर काम करना, इन लोगों को मायूस मत करना। मेरी माँ ने मेरा भरपूर साथ दिया था, पर मैं क्या जानता था आगे मेरे साथ क्या होगा। दुबई एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा मेरा इस्तकबाल एक आदमी ने किया। एक आदमी नवाज़ा कुर्ते से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके गले में चैन पहनी हुई थी, जबकि गाल सुर्ख थे। लगता जैसा भी खून बह जाएगा इसके गालों से। इसकी आंखों में भी लाल डोरें थी। इसे देखकर तो मैं डर ही गया था। लिबास भी कुछ ख़ास मज़हब नहीं था। उसने मुझे साथ लिया, बिना कोई बात किए एक होटल में आ गया था। होटल तो बड़ा ही शानदार था, हर तरह की सहूलियत मौजूद थी, पर पता नहीं मुझे यहाँ कब तक रहना था। उस आदमी ने मुझे कहा कि थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी भी बता दूँगा। कल से तुमने एक औरत के साथ काम करना है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया था। भला एक औरत का काम करने के लिए किसी औरत को ही रखा जाता है, मुझे क्यों बुलाया? फिर सोचा कि शायद यहाँ पर जदीद किस्म के लोग होते होंगे, मॉडर्न और फैशन वाले, इनको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता होगा। मैं खामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। खाना लजीज था।
खाते ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और बाहर आ गया। वो आदमी थोड़ी ही देर के बाद आया, कहने लगा कि अब तुम्हें मेरे साथ फैक्ट्री में चलना होगा। मैं इसके साथ वहाँ से निकल पड़ा। हम एक गाड़ी में बैठकर तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर एक वीरान की फैक्ट्री में पहुँचे। इस फैक्ट्री में काफ़ी सारे मज़दूर काम कर रहे थे। मैं हैरान था कि इतनी आला पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ एक मज़दूर की हैसियत से काम करूँगा। मुझे ये बात कुछ हज़म नहीं हो रही थी। बहरहाल मैंने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरे ससुराल वालों ने ही यहाँ भेजा था और ज़ाहिर है जहाँ वे अपनी बेटी देना चाहते हैं इसके बारे में वे गलत सोच भी नहीं सकते। मैंने सोचा कि शायद यहाँ मज़दूर की हैसियत से काम करूँगा, पर मुझे हैरत इस वक्त हो गई जब वह आदमी मुझे फैक्ट्री के ऊपर वाले फ्लोर पर ले गया। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए थे। मैंने देखा यह कमरा बहुत ही खूबसूरत था। इसमें रेशमी बिस्तर भी बिछे हुए थे, जबकि पर्दे भी रेशम में थे और कमरे में आईना भी था। उसने को देखकर लगता कि यहाँ पर वाकई किसी औरत की रिहाइश है। शीशे के सामने छोटा सा टेबल था जिस पर मेकअप की चीज़ें और मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम रखे हुए थे। मैंने भी देखा, एक एक करके देखने लगा। ये किसी औरत का ही कमरा मालूम होता था, पर वह आदमी मुझे बिना वजह यहाँ छोड़ कर चला गया। मैं हक्का बक्का होकर इधर उधर देख रहा था। मैंने आईना को कॉल मिलाई, पर इसका नंबर बंद जा रहा था। मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। मैं इसे किसी भी दौर पर रब्ता करना चाहता था। मैंने आईना की एक सहेली से रब्ता किया तो उसने मुझे आईना का दूसरा नंबर दिया। मेरी आईना से बात हुई तो वह बहुत खुश लग रही थी। कहने लगी कि मेरे भाई ने मुझसे मेरे पहले मोबाइल का नंबर लेकर अपनी अलमारी में रख दिया है। वो चाहते हैं कि जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते हम बात भी नहीं करें। दरअसल मेरे भाई बुरे नहीं हैं, वो मेरी हिफाजत करना चाहते हैं। देखो ना, उन्होंने तुम्हें भी तो वहाँ भिजवाया है ताकि तुम काम करके अच्छा रोज़गार कमाओ और हमारी शादी हो सके। मैं क्या जानता था किस्मत मेरे साथ कितनी बेरहम होगी। आईना से फ़ोन पर बात करके थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। कहने लगा कि मैं तुम्हें इसकी नवीद समझाऊंगा, अब तुम्हें सुबह से अपना काम जारी रखना है। मैंने कहा कि जी ज़रूर बताइए, मैं अपने काम में कोई कोताही नहीं करूँगा। तुम्हें इस कमरे में ही काम करना होगा। मैं हैरान हो गया कि एक औरत के कमरे में मेरा क्या काम। बोला कि ये फैक्ट्री के मालिक की बीवी का कमरा है। फैक्ट्री का मालिक अक्सर यहाँ ही रहता है, इसलिए वह चाहता है कि इसकी बीवी के कमरे में से किसी किस्म की शिकायत ना मिले। तुम्हें इस कमरे की अच्छी तरह से सफाई करना है और सफाई के बाद यहाँ पर तुम्हें जो भी हुक्म दिया जाए वो करना होगा। मैं कम उम्र था, मेरा पतला शरीर था, दुबला पतला होकर मैं भाग दौड़ का काम कर लेता था। तभी मैंने इसके कमरे का जायज़ा लिया। वहाँ तो सफाई के काबिल कुछ था ही नहीं। मैंने कहा कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी। बोला तुम्हारी तनख्वाह 3 लाख पाकिस्तानी होगी। मुझे हैरानगी इस बात की हुई थी कि मैंने कैसे यहाँ पर सिर्फ छोटा सा काम करने के 3 लाख ले सकता हूँ। फिर ये सोचकर मुतमईन हो गया कि शायद बाहर के मुल्कों में मामूली कामों की तनख्वाह भी इतनी ही होती होगी। मैंने कमरे का जायज़ा लिया था। वह ये किसी खूबसूरत औरत ही का कमरा लगता था, पर थोड़ी देर के बाद जब वह औरत कमरे में दाखिल हुई, मैं इसे देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, मोटी जसामत वाली काली सी औरत। उसे देखकर मेरे दिल में थोड़ी बहुत जो ख्यालात इस औरत के बारे में आए थे वह भी दम तोड़ गए। वो अंदर दाखिल होते ही मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, यह तो पहले से ही बेवकूफ़ लगता है, इसे बेवकूफ़ बनाने का क्या ज़रूरत है। मुझे देखकर वह अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और फिर बेड पर लेट गई। इसका बेहजम जिस्म पूरे बिस्तर पर फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रूही के गाले में चिमगाड़ गिर गई है। कहने लगी कि लड़की जल्दी करो, वो तेल लेकर आओ और मेरे पाँव की मालिश करो। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा कि माफ़ कीजिए, मैं तो यहाँ पर कमरे की सफाई करने आया था। कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की। उसने फ़ौरन ही एक बटन पर हाथ रखा। एक आदमी कमरे में हाजिर हुआ। उस औरत ने आदमी को इशारा करते हुए कहा, ये तुमने कितना नालायक आदमी यहाँ ला कर रखा है। उसने मुझे पैरों की मालिश करने से इनकार कर दिया है। उस आदमी ने मुझे सख्त घूर कर देखा और बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें हर किस्म के हुक्म की तामील करनी होगी। मैं इस औरत के पाँव दबाने लगा। मजबूरी थी, मुझे सख्त गुस्सा भी आ रहा था। इतना पढ़ा लिखा होकर ये काम करना पड़ रहा था। खैर मैंने इस औरत की हर बात मानना शुरू कर दी। तब
پر ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے نہ صرف مجھے پریشان کر دیا بلکہ میری قسمت کی قایا بھی پلٹ کر دی۔ میں اس عورت کے ساتھ کمرے میں ہی موجود تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے یونیفارم میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک پولیس والا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عورت چلانے لگی، بولی کہ یہ لڑکا مجھے تنگ کرتا ہے صبح شام۔ میں تو اس فیکٹری میں معمولی سا ملازم تھا، پر یہ ہر وقت میرے کمرے میں آ کر مجھے تنگ کرنے کی اور میری تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ عورت کا ساتھ دینے کے لیے 2-3 اور آدمی بھی آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ضرور یہ لوگ کوئی جان بوجھ کر سازش کر رہے ہوں گے۔ میں نے اس پولیس والے کو دیکھ کر گھبرانے کے بجائے بڑی تعمیل مزاجی سے جواب دیا، جناب میں تو یہاں پر ملازم کی حیثیت سے آیا ہوں، اگر آپ کو میری کسی بھی بات پر شک ہے تو آپ یہاں پر لگے کیمروں کو چیک کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ پولیس والا کچھ متاثر بھی ہوا تھا۔ میرے چہرے پر سچائی کے آثار تھے۔ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں۔ وہاں سے وہ لوگ مجھے مقامی جیل میں لے گئے۔ مجھ سے تفتیش ہوئی۔ میں نے ہر بات کا، ہر سوال کا جواب دیا، ساتھ ہی ساتھ میں اس بات پر بھی زور دے رہا تھا کہ یہاں تو انصاف کا بول بالا ہے۔ میری ایسی کوئی حرکت ہو جو آپ کے ریکارڈ میں لائی گئی ہو، آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں، پر یہ سراسر الزام ہے۔ مجھے اس عورت کی خدمت کے لیے وہاں رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر کوئی سزا تو نہیں لگائی، نہ ہی مجھے جرمانہ کیا۔ مجھ سے کہا کہ اب تمہیں واپس پاکستان جانا ہوگا۔ اس بات پر میں بہت پریشان ہوا تھا۔ ان دنوں تو میرا آئینہ سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، جبکہ وہ عورت، وہ تو خود بہت کرنٹ قسم کی تھی کہ ایک سیکنڈ بھی چین سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ کبھی مجھ سے اپنے کپڑے استری کرواتی تو کبھی کوئی کام کہہ دیتی۔ میں پورا دن اس کی خدمتوں میں لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ میں پاکستان واپس آنے کے لیے ایئرپورٹ پر آ گیا۔ آتے ہوئے مجھے اس لال گالوں والے آدمی نے بتایا، بڑے خوش قسمت ہو جو تم اس کیس سے بچ نکل گئے ہو، ورنہ تو جن لوگوں نے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی تھی وہ تو تمہیں کبھی بھی پاکستان کی ہوا نہ لگنے دیتے اور تمہیں ساری زندگی یہاں جیلوں میں سڑنا پڑتا۔ جانتے ہو کہ یہاں پر اس جرم کی کتنی بڑی سزا ہے؟ تم پر اور بھی کئی جرائم لگ سکتے تھے اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ مجھے یہاں نوکری پر بھیجنے والا بھلا میرے خلاف سازش کیوں کرے گا؟ بولا کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم، پر ان لوگوں نے تمہاری نوکری مزدور کے طور پر لگوائی تھی اور تنخواہ غلط لکھوایا۔ اگر تم اس بات پر آمدہ کیا کہ تم یہاں آ جاؤ، یہاں آ کر انہوں نے مجھے ہی ہدایت کی تھی کہ تمہیں کسی کیس میں پھنسنا ہے، تمہاری کس عورت کے ساتھ نازیبہ تصویر لینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تصویر تو میں نے انہیں بھیج دی، باقی باتوں کا مجھے نہیں پتا۔ تمہارا اعتماد اور تمہاری سچائی نے تمہیں بچا لیا، ورنہ اگر تم اس عورت کے ساتھ ذرا بھی کچھ کرتے تو ان بات کا ثبوت پیدا ہو جاتا جو مٹنا مشکل ہوتا۔ تم بڑے خوش قسمت ہو۔ میں وہاں سے جب خالی ہاتھ لوٹتا تو سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، مجھے عزیز بھائی نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جب پاکستان پہنچا تو ان لوگوں کے چہرے کی ناگواری دیکھ کر اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ مجھے یقیناً وہاں پر صرف اور صرف جیل میں قید کروانے کی خاطر ہی بھیجا جا رہا تھا، پر خدا کا شکر ہے کہ ان کی چال ناکام ہوئی اور میں یہاں خیریت سے عافیت پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پر میری زندگی سے میری محبت جا چکی تھی۔ آئینہ کے بھائیوں نے اسے خوب بھڑکایا کہ میں وہاں جاتے ہی اپنی اوقات بھول گیا ہوں اور ایک عورت کے ساتھ اس کی دولت دیکھ کر اس کی شادی کرنے کے وعدے کر رہا ہوں۔ میری 2-3 تصویر جو کہ اس عورت کے پاؤں کی مالش کرتے ہوئے اتاری گئی تھی، بیچاری آئینہ کو دکھا کر مجھ سے بدگمان کیا گیا۔ یہ سب اس کے بھائی کی چال تھی۔ ظاہر ہے اس کا بھائی بھی پڑھا لکھا چالاک شاطر آدمی تھا۔ وہ اپنا داماد کسی ایسے شخص کو نہیں بناتا جس کے پاس اپنے اور اپنی ماں کے کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، وہ اسے اس کے ٹکڑوں پر کیوں پالتا؟ میں نے مزید ان لوگوں سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتا تھا میں نے ایسا کیا تو یقیناً آئینہ کے بھائی مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایک لڑکی کی خاطر اپنے اماں ابا کو تو چھوڑنے سے رہا، میں نے اس کی محبت کے قصے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور اسے کسی قسم کی وجاہت نہیں دی۔ اس کی ایک قریبی سہیلی نے مجھے یہ ساری تفصیلات بتا دی تھی اور یوں میں نے اسے اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈز ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔